बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह बड़ी खुश उसलूबी से हमने वो चैप्टर का अख्ताम किया। तकरीबन तमाम टॉपिक्स को हमने ना सिर्फ समझा बल्कि उसकी तमाम बातों को समझने की भी एक कोशिश की। अगर आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दिया करें। स्टूडेंट्स, first numerical है, a horizontal power station carries a current of 600 एम्पियर। एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, यानी एक पावर लाइन है। हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ एक्स एक्सिस पे जा रही है, ठीक है, और 600 एम्पियर है, उसमें से करंट गुजर रहा है। इसका मतलब हुआ कि यानी एक लाइन है जो साउथ से नॉर्थ जा रही है। एक्चुअली अगर डायरेक्शन को समझा जाए तो आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये यानी वो आपकी साउथ से नॉर्थ जा रही है, यानी एक्चुअली दिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये जा रही है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -5 टेस्ला। पहले तो आप करंट की वैल्यू लिखें। करंट हमारे पास कितना है? 600 एम्पियर, ये हमारे पास करंट है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, जिसको B से जाहिर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वो हमारे पास दी हुई है 5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -5 टेस्ला, इज डायरेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ। और वो फील्ड भी हमारी नॉर्थ की तरफ है। वैसे भी जमीन की फील्ड नॉर्थ की तरफ होती है हमारे पास, ठीक है। और इंक्लाइन डाउनवर्ड एट 70 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और वो 70 डिग्री का एंगल बना रही है हमारे पास। कितने का एंगल बना रहा है? 70 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन 100 मीटर ऑफ द लाइन ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ 100 मीटर की अगर लाइन हो, यानी लेंथ दी हुई है 100 मीटर की अगर लाइन हो, तो आप फोर्स बताएं कि कितनी फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो, बड़ी तफसील से मैंने बताया था, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट और आपकी जो लेंथ है ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन पैदा होती है कंडक्टर के अंदर। तो ये फोर्स ऑफ जो डिफ्लेक्शन पैदा हो रही है, इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमने ये भी बताना है कि मैग्नीट्यूड भी बताना है। मैग्नीट्यूड तो खैर पता आपने कर लिया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बतानी है, डायरेक्शन ये भी हमने बतानी है। आई होप स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी। जब भी किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और कंडक्टर के अंदर से करंट अगर हम फ्लो करवा दें तो उसके अंदर फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन पैदा होती है। और वो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो ILB साइन थीटा के इक्वल होती है। आप लोगों को अच्छे तरीके से ये टॉपिक भी पढ़ाया हुआ था मैंने। I क्या हमारे पास 600 एम्पियर, करंट हमारे पास दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है L हमारे पास है 100 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -5 टेस्ला, और इसी तरीके से साइन 70 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? बाकी तो कैलकुलेटर से ही काम होगा हमारा, और कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू आ रही है 2.8190, ये न्यूटन में आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इस बात को समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चीज हमने बतानी है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। जरा गौर से सुनिएगा। आपका जो करंट है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी ये आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है, जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर जो होती है हमारे पास वो करंट होती है, और थंब आपका फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन को जाहिर करता है। अब उसने कहा था कि जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ, यानी ये साउथ से नॉर्थ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए,
ये करंट की डायरेक्शन है ऊपर, ये ठीक है। दूसरा उसने कहा था मैग्नेटिक फील्ड 70 डिग्री पे नीचे अलाइन कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको नीचे की तरफ करेंगे जबकि करंट ऊपर की तरफ। ये देखें गौर से, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट ऊपर की तरफ, जबकि फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन यानी वेस्ट की तरफ है। ये वेस्ट था हमारा, ये देखें वेस्ट की तरफ जाएगी। तो इस यहां से पता चलता है कि डायरेक्शन हमारे पास आ रही है किस साइड पर, वेस्ट की तरफ आ रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन। एक साइक्लोट्रॉन में, ये मैंने बड़ी तफसील से साइक्लोट्रॉन का फिनोमिना समझाया था। अगर एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाया जाए और उसका मैग्नेटिक इंडक्शन 0.75 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड को कहते होते हैं, याद रखिएगा। 0.75 वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। वैसे इसकी यूनिट टेस्ला भी होती है, इसकी यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी होती है, इसकी यूनिट गॉस भी होती है। ये बहुत सारी यूनिट्स है इसकी। उसने कहा फाइंड द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है साइक्लोट्रॉन की, लेकिन एक चीज, यानी आपने पूरे प्रोटॉन को घुमाना है उस साइक्लोट्रॉन में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है ना स्टूडेंट्स, वो 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 kg होता है। अगर याद हो पिछले साल मैट्रिक में आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा था ये। इसी तरह इस पे जो चार्ज होता है Q, वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -19 कूलम होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स QB डिवाइडेड बाय 2πm। ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, जो कि मैंने आपको पीछे एक टॉपिक में बड़े तफसील से समझाया है। इसका प्रूफ भी मैंने बताया था आपको कि ये कैसे बना। तो स्टूडेंट्स, Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -19 कूलम। B हमारे पास है 0.5 टेस्ला। इसी तरह हमारे पास 2 पाई की वैल्यू 3.14। M हमारे पास है मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 kg। एक बात याद रखें, ये तो प्रोटॉन था ना। फर्ज करें अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वो 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -31 kg होता है। याद रखें, जितना ग्रेटर मास होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर यहीं एक्सेलरेट आप इलेक्ट्रॉन को करवा देते तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्टली घूमता। नियरली एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से 1836 टाइम्स छोटा होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। तो चूंकि मास छोटा होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो एक सेकंड में 1836 टाइम ज्यादा चक्कर कंप्लीट करता एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ये बात याद रखिएगा। बहरहाल अभी ये तो एक आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन मैंने किया, लेकिन यहां मैथ्स उसी का रखना जिसका चार्ज आपको दिया हुआ है। तो कैलकुलेटर पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 7.42 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 1 2 3 4 5 6 हर्ट्ज ये आ रहा है स्टूडेंट्स। आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तो मूव करते हैं। अ वेलोसिटी सेलेक्टर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब्ड बाय द एक्सप्रेशन E एंड B। E यानी उसकी भी डायरेक्शन है, उसकी भी डायरेक्शन है, विद B इज इक्वल टू 18 मिली टेस्ला। फाइंड E such that electron of energy moving in the negative x direction is undeflected। अगर स्टूडेंट्स याद हो इस टॉपिक का, मैंने कहा था कि फर्ज करें, ये देखिए ये हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की मैंने डायरेक्शन बनाई है आप से नीचे, यानी इनटू द पेपर बनाई है, थर्ड डायमेंशन में बनाई है। और यहां मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं। ये ले जी, ये मैं पॉजिटिव प्लेट लगा देता हूं और ये मैं नेगेटिव प्लेट लगा देता हूं, यानी इसकी डायरेक्शन यूं हो जाएगी,
इसकी डायरेक्शन अप से डाउन हो जाएगी। अब फर्ज करो एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर हम डिफ्लेक्ट करवाते हैं, यानी यहां से इसको सीधा वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां से मूव करवाता हूं और इलेक्ट्रॉन सीधा इस फील्ड में जाएगा, इलेक्ट्रॉन को दो दो फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा। एक फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का सामना करना पड़ेगा। जिसकी फील्ड मजबूत होगी, फील्ड मतलब जिसकी फोर्स मजबूत होगी, ये इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये तब ही डिफ्लेक्ट नहीं होगा जब इसकी इधर से डिफ्लेक्ट होने वाली फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डिफ्लेक्शन फोर्स पैदा हो रही है, दोनों की फोर्सेस सेम हो जाए। और दोनों की फोर्सेस क्या होती है आपको पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्यू ई के इक्वल होती है, ये आपने पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्यू वी बी के इक्वल होती है। ये दोनों इक्वल हो जाए तो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अनडिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेडली सीधा सीधा चला जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 18 मिली टेस्ला। मिली का मतलब होता है 18 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -3 टेस्ला, ये दिया हुआ हमारे पास। अब 18 मिली टेस्ला फाइंड इज सच दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी लग रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना स्टूडेंट्स, मूवमेंट वाली जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन पे लग रही है दैट इज 850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एक एसआई यूनिट नहीं है, हमें इसको जाउल में शिफ्ट करना है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जाउल होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -19 जाउल के, याद रखिएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो एनर्जी है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -19 जाउल। ये पिछले साल आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, ये मुश्किल नहीं है। आप 850 को मल्टीप्लाई कर लें 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -19 से, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जाउल में। स्टूडेंट्स मुझे कैलकुलेटर दें जरा। तो ये आ रहा है 1.36 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -16। आप वेरीफाई करें सारे बैठकर कि ये सही आंसर है ये नहीं। 1.36 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -16 जाउल। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की आ गई हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक्चुअली करना ये कि इन केस ऑफ अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड हो तो उस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों सेम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या है? क्यू ई के इक्वल है, और ये हमारे पास है क्यू वी बी के इक्वल है। तो क्यू और क्यू तो कट गए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड। तो ई जो कि हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है, यहां मुझे लिखना चाहिए था बरल वो ये कोई रॉन्ग स्पेलिंग थे। अच्छा, ई वी बी, वी हमारे पास बी है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें वी की तो वैल्यू ही नहीं दी हुई, बी तो चलो हमारे पास 18 मिली टेस्ला है। सबसे पहला काम करेंगे स्टूडेंट्स, हमने स्पीड फाइंड करनी है क्योंकि हमें स्पीड का पता होना चाहिए। तो एक चीज है काइनेटिक एनर्जी दी हुई है जो कि होती है 1/2 mv² पे, ये वाली काइनेटिक एनर्जी जो कि कितनी दी है 1.36 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -16। ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, m जाके डिवाइड हो जाएगा। m का मतलब है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैस जो होता है स्टूडेंट्स याद रखें, यहां भी मुझे लिखना चाहिए था, अगेन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -31 kg होता है। तो कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट भी लगाना है, यानी 1.36 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -16 मल्टीप्लाई 2 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -31 kg का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू v।
स्टूडेंट स्पीड आ रही है हमारे पास 1.7279 मल्टीप्लाइड 1 2 3 4 5 7 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ रही है। देखिए स्पीड ऑफ लाइट से तकरीबन 20 गुना कम है, 20 गुना तो नहीं होगी, 18 गुना कम बन रही है, यानी काफी स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की। ये भी देख लें, ये उसमें से गुजर रहा है। अब अगर मैं इस वैल्यू को उठाकर इसमें डाल दूं जो कि हमारे पास है E इज इक्वल टू वी बी, E इज इक्वल टू वी हमारे पास है 1.7279 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 7। मैग्नेटिक फील्ड इसमें दी हुई है 18 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -3 टेस्ला में। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ये आ गई है स्टूडेंट्स 311.026 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 3 और इसकी यूनिट होती है, 2 यूनिट्स हो सकती हैं, वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है, न्यूटन पर कूलम भी हो सकती है। आपकी बुक में न्यूटन पर कूलम दी है, मैं वोल्ट पर मीटर लगा रहा हूं। तो इसके बताने के लिए कि एक्चुअली दोनों यूनिट्स हो सकती हैं इसकी, न्यूटन है, मैं न्यूटन पर कूलम भी लगा रहा हूं। ये 2 यूनिट्स है इसकी। यूं मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Dear students, two long straight parallel wires are 0.6 meter apart. 2 लंबी सीधी पैरेलल वायर्स हैं, यानी ये देखें एक वायर आपकी ये है, एक वायर आपकी ये है, पैरेलल वायर। चले थोड़ा सा इसको डिस्टेंस पे बना लेते हैं। एक आपकी वायर ये है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 0.6 मीटर है। तो स्टूडेंट्स इनके और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप r से भी जाहिर कर सकते हैं, 0.6 मीटर है हमारे पास इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। कैरिंग करंट 4 एम्पियर एंड 8 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर का करंट जा रहा है और इसमें जो करंट जा रहा है वो 8 एम्पियर का करंट जा रहा है। Find the point lying between two wires at perpendicular distance where resultant magnetic field will be 0। कहता है कि इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट है, इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट है, फर्ज करें ये पॉइंट है, ये पॉइंट यानी कहीं बीच में ये पॉइंट है, इस जगह पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है, यानी ये न्यूट्रल हो जाती है, न्यूट्रल पॉइंट है हमारे पास। इस पॉइंट को हमने ढूंढना है। ये इसके लिहाज से भी न्यूट्रल है, इस मतलब दोनों के लिहाज से इसकी फील्ड एक ही जैसी है, ठीक है। यानी फर्ज करें अगर यहां से यहां तक का नाम मैं रख लेता हूं x, फर्ज करें तो यहां से यहां तक का नाम हो जाएगा 0.6 माइनस x, क्योंकि खुद सोचे यहां से यहां तक 0.6 है, यहां से यहां तक x है, तो जब 0.6 में से ये x निकाल देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 0.6 माइनस एक्स, ये बच जाएगा। ये डिस्टेंस है किसका, यानी एक डिस्टेंस यहां से पॉइंट का डिस्टेंस r1 रख लेते हैं, वो 0x है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 0.6 माइनस एक्स है। ये 2 डिस्टेंस हमारे पास दिए हुए हैं, उस पॉइंट से दोनों वायर्स के डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स पहला करंट I1 दिया हुआ है 4 एम्पियर, I2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 एम्पियर, ये है, और डिस्टेंस जो ओवरऑल डिस्टेंस उन दोनों के बीच में दिया वो 0.6 मीटर दिया हुआ है। तो पहला डिस्टेंस जो है वो x है, दूसरा डिस्टेंस हमने सोचा हुआ है वो है R2 जो कि 0.6 माइनस x है। ये स्टूडेंट्स हमने एम्पेयर सर्कुटल लॉ पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो इसी प्लेलिस्ट में आप चेक करें, वहां मैंने ये अपलोड किया हुआ है, माशाल्लाह लोगों ने पढ़ा, उसको सराहा है। उसी एम्पेयर सर्कुटल लॉ में, आप तो 9th क्लास में भी आ गए, मैंने 9th में भी ये 9th की फिजिक्स में भी ये पढ़ा है। उसी एम्पेयर सर्कुटल लॉ में मैंने बताया था कि जब आप किसी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, याद रखें, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब पहले यानी ये वाला जो है
इससे इधर की मैग्नेटिक फील्ड B1 रख लें और इसका करंट I1 रख लें और इसका डिस्टेंस R1 रख लें। ये तो वैसे ही कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जिसमें म्यू नॉट की वैल्यू मैंने बताया 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर -7 होती है। और एक B2 रख लें, म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई R2 हो गया। ये दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक इसकी इस पॉइंट तक है, एक इसकी इस पॉइंट तक है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट तक है, इसीलिए उस पॉइंट के डिस्टेंस भी मैंने बता दिया आपको। अब इस पॉइंट पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है, क्योंकि वो वहां का 0 पॉइंट है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम है एक्चुअली। इस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है हमारे पास दोनों का। तो दोनों की वैल्यूज लिख ले। इसकी क्या हमारे पास म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाय 2 पाई R1 और इसका होगा म्यू नॉट टाइम्स I1 2 पाई R2, यहाँ I1 लिखेंगे यार, 2 पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट कैंसिल हो गया, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर उसने डिवाइड हो जाना है। अब आप इनमें इनकी वैल्यूज लिखें। I की वैल्यू I1 की 4 है, R1 की वैल्यू ये देखें हमने x रखी हुई थी, मैंने यहाँ x डाल दिया। इसी तरह I2 की वैल्यू 8 है और इसकी 0.6 माइनस x है हमारे पास। स्टूडेंट्स ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6 माइनस x और ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 8x। 4 को जब इससे करेंगे 2.4, 4x और 4x, ये 8x है, माइनस 4x वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस 4x। जब आप इसको प्लस करेंगे तो 12x इज इक्वल टू 2.4 आ जाएगा। x की वैल्यू आएगी 2.4 ओवर 12, ये 0.2 मीटर आ गया x, ये वाला। तो x का नाम हमने R1 भी रखा हुआ था, ये हमारे पास आ गया। अब हमने R2 भी फाइंड करना है। ये x कौन सा पॉइंट है, यहां से यहां तक, यानी ये पॉइंट यहां से यहां तक का जो है वो 0.2 है। अब हमने फाइंड करना है वहां से यहां तक का पॉइंट, तो वो हमारा R2 है और R2 हमारे पास पता है 0.6 माइनस x के इक्वल है, ठीक है। R2 0.6, x की वैल्यू अभी फाइंड की है 0.2, तो ये माइनस करेंगे 0.4 मीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दो हमारे पास आंसर आ गए, 0.2 मीटर और 0.4 मीटर। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको समझ भी आ गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है अ कॉइल ऑफ वायर हैज 100 लूप्स 100 टर्न्स। एक कॉइल है जिसके 100 टर्न्स है, यूं होगी कॉइल, यानी उसके 100 टर्न्स होंगे। अभी मैं 100 तो नहीं बना सकता, लेकिन वो इसी तरह की कॉइल है, 100 टर्न्स है, यानी n की वैल्यू इसकी n कैपिटल N। एक स्मॉल n होता है, स्मॉल n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लूप्स इन यूनिट लेंथ। एक लेंथ में कितनी लूप्स हैं आपके पास, उसका एरिया उसने बताया, हर लूप का एरिया बताया हुआ वो है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट भी यही होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री बना रही है ऑल टाइम। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.6 टेस्ला, अगर मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला से 0.6 टेस्ला में प्रोड्यूस हो रही हो, स्टूडेंट्स जब मैं इसके फार्मूला पे जाऊंगा ना, तो उसमें ईएमएफ का फार्मूला n रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, तो उसमें चेंज इन, चले आगे चलते हैं, बताता हूं। इन 1 सेकेंड टाइम हमारे पास आ गया, सॉरी 0.1 सेकेंड। फाइंड एवरेज ईएमएफ, हमने एवरेज ईएमएफ फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स ईएमएफ का सिंपल फार्मूला याद रखना, ईएमएफ का -n, लेकिन मैं माइनस ही लिखूंगा। माइनस एक्चुअली मैंने आपको बताया था लेंज़ेस लॉ के मुताबिक अपोजिशन को कहा जाता है, तो मैं सिंपल ईएमएफ को पॉजिटिव फाइंड आउट करके बताऊंगा। n रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसके इक्वल होता है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, अब ईएमएफ का फॉर्मूला चूंकि हमें पता चल गया है कि ये इक्वल होता है n रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। ये अच्छा, फ्लक्स में चेंज तो हमें पता ही नहीं है। फ्लक्स में चेंज क्या होती है कि पहला फ्लक्स और दूसरे फ्लक्स को माइनस कर दिया जाए, लेकिन बहरहाल हम इधर फॉर्मूला लिख लेते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला आप सबको पता है, बी ए के इक्वल होता है,
तो ये बी ए ओवर डेल्टा टी आ गया हमारे पास, यानी चेंज इन बी ए। और अगर स्टूडेंट्स देखा जाए ना, एरिया जो है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसका कॉइल का, उसमें कभी भी चेंज पैदा नहीं होती, वो तो वैसा ही रहता है। चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होती है। तो इस एरिया को मैं बाहर ले आता हूं, एन ए को बाहर ले आता हूं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर टाइम, मैग्नेटिक फील्ड ओवर टाइम, ये रख लेता हूं। अब एन क्या हमारे पास 100 है, ए हमारे पास क्या है एरिया, वो है हमारे पास 2 × 10⁻³ और चेंज इन फ्लक्स क्या हुआ कि दूसरे फ्लक्स में से पहला फ्लक्स माइनस कर दो, फ्लक्स नहीं मैग्नेटिक फील्ड में से माइनस कर दो। चलिए वैल्यूज लिख लेते हैं। ये देखें 100 मल्टीप्लाई 2 × 10⁻³ B2 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखें 0.6 और 0.2 B1 है। डेल्टा टी हमारे पास दिया 0.1। अब हमने इसको क्या करना, मल्टीप्लाई। अगर इसमें से ये माइनस करें 0.4 को अगर 100 से करें तो 40 2 80 को करें तो 8 0.8 वोल्ट आंसर हमारा आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, पीछे आंसर 0.08 दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं लगता कि उनका एरर है, कुछ गलती से जल्दबाजी में उन्होंने भी सॉल्व कर लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है। होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लुक्स वेरी इजी क्वेश्चन। अ 2 मीटर लॉन्ग वायर, कहता है एक 2 मीटर लंबी वायर है, ये 2 मीटर लंबी वायर है, यानी इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 2 मीटर है। अच्छा, इस प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो आपसे पेपर की तरफ जा रही है, ये तो इसमें इसको प्लेस किया गया, ठीक है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, फर्स्ट जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाए, यानी थोड़ी सी टिल्टेड बनानी चाहिए थी हमें, यानी यूं, ये 60 मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये 60। अब ये मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। ये मैग्नेटिक, ये आपकी वायर है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, लेंथ हमारे पास 2 मीटर है, करंट हमारे पास दिया हुआ है 15 एम्पियर, जबकि मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, अब उसने कहा है कि आपने मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स किसी भी वायर के अंदर फाइंड की जाए तो उसका फॉर्मूला सिंपल है, मैं पहले भी एक क्वेश्चन बता चुका हूं, ILB sin थीटा। I हमारे पास क्या है 15, L हमारे पास 2 है, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 है, साइन 60 डिग्री, 15 2 30 को अगर 0.5 से करें 15 और 0.866 अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 12.99 न्यूटन, ये हमारे पास इसमें फोर्स प्रोड्यूस होगी। आप देख लें, इसको कॉपी भी कर लें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। एक पार्टिकल जा रहा है, उस पे जो चार्ज है वो चार्ज को क्यू से जाहिर करते हैं, वो है 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। मूविंग विद वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी है उसकी 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला, ये, और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आपने मैग्नेटिक फोर्स बतानी है। ये देखें, ये आपकी समझो मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज आपका
ये मैग्नेटिक फील्ड आपसे पेपर की तरफ है। एक चार्ज आपका इसके अंदर दाखिल होता है और जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है उसको फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन का सामना करना पड़ता है। आपको मैंने बताया हुआ है, ये मैंने बड़े तफसील से ये टॉपिक पढ़ाया था कि जो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन चार्ज पे लगती होती है वो क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होती है। क्यू हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -6, स्पीड हमारे पास दी है 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6, बी हमारे पास दिया हुआ है 0.5 टेस्ला और इसी तरीके से साइन 60 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा ये थोड़ा सा टिल्टेड बनाना चाहिए था मुझे भी क्योंकि साइन 60 डिग्री का एंगल लग रहा है इसमें। तो ये 10 पावर 6 और -6 कैंसिल हो गए, 2 फैक्टर 10 1 आया, तो साइन 60 होता है 0.866। स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा, फोर्स 0.866 न्यूटन आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है अ सिंगल सर्कुलर लूप, एक सिंगुलर सर्कुलर लूप है, यूं का लूप एक दिया हुआ है, ये सर्कुलर लूप है हमारे पास। कहता है उसका रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो दिया हुआ है वो 2 cm दिया हुआ है। सेंटी का मतलब होता है 10 पावर -2। द प्लेन ऑफ द लूप लाइज एट 40 डिग्री, इसका जो एंगल बनता है वो 40 डिग्री बनता है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला की है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है, बस आपने ये काम करना है। स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है इसका, फ्लक्स का फार्मूला। एरिया पता होना चाहिए। बहरहाल हम फार्मूला लगाते हैं, फ्लक्स है बी ए कॉस थीटा, ये हमारे पास है। बी ए तो हमें पता ही नहीं है, बी तो चलो पता है हमें। ये चूंकि सर्कुलर है, सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा। अब आपके लिए सब वैल्यूज पूरी हैं। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.2 टेस्ला, पाई की वैल्यू 3.14 और जबकि आर रेडियस जो दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -2 और उसका स्क्वायर, कॉस थीटा का मतलब है कॉस 40 डिग्री। बाकी काम आपके कैलकुलेटर ने आपके साथ करना है। डियर स्टूडेंट्स ये आ रहा है 1.924 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -4 वेबर, ये हमारा आंसर आ रहा है। मेरे ख्याल में आपकी बुक में 2.25 या 4 दिया हुआ है, विच इज रॉन्ग आई थिंक सो। मुझे एक दफा दोबारा डबल चेक करने दे। 0.2 3.14 नहीं स्टूडेंट्स, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, मैंने 2 दफा चेक कर लिया, तो ये हमारा आंसर होगा। मुझे लगता है आपकी बुक से थोड़ी गलती होगी, न्यू बुक है, बहुत सारी मिस्टेक्स है इसमें। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। यानी एक चार्ज है जो कि 2 माइक्रोकूलम है, ये ले जी 2 माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6 कूलम, ये बात याद रखें। कहता है एक मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला की वाई डायरेक्शन में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड उसने इस दफा वेक्टर पे बताई है, 2 टेस्ला की है और वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन के लिए जे लगाते होते हैं, ये याद रखो, ये यहां टेस्ला में लिख रहा हूं 2J। अगर एक्स डायरेक्शन हो तो आई लगाएंगे, वाई डायरेक्शन हो तो जे, और अगर जेड डायरेक्शन हो तो के लगाएंगे, उससे आगे वाई डायरेक्शन। व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी इज, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 2I + 3J, ठीक है, इनकी डायरेक्शंस दी हैं, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई, और 10 × 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये वेलोसिटी दी है। तो कहता है फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन जो चार्ज पे लग रही है वो बतानी है आपने, मैग्नेटिक फोर्स जो बतानी है आपने, ये आपने मैग्नीट्यूड में बतानी है, इसलिए मैंने उसके ऊपर डायरेक्शन का साइन नहीं डाला।
स्टूडेंट्स आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्यू वी क्रॉस बी, ये होता है फॉर्मूला, आप लोगों को याद होगा। ये फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन पहले हम वी क्रॉस बी फाइंड करते हैं क्योंकि दोनों वेक्टर में दिए हुए। पहले हम वी क्रॉस बी फाइंड करते हैं, वी क्रॉस बी ये फाइंड करते हैं, और इसका मेथड होता है, याद रखना, जब आप लोगों ने वेक्टर्स में भी पढ़ा था, मैंने बड़ी तफसील से, बल्कि वेक्टर में आप जाकर इसका मेरी प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं कि जब आप दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो ऊपर लिखते हैं आई जे के, ये डायरेक्शंस को लिखा जाता है, नीचे v की लिखते हैं, x में क्या है, v की x पे 2 है और साथ 10 की पावर -6 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जे के, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 और j है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, के हमारे पास दिया ही नहीं हुआ, जो नहीं दिया उसको 0 लगा दो। अच्छा, अब आए, ये तो वेलोसिटी होगी, अगली क्या है, बी हमारे पास ये है 2j, यानी y डायरेक्शन में दिया है यहाँ 2, बाकी दो डायरेक्शन नहीं दी तो इसलिए उधर हम 0 लगाएंगे। इस तरीके से हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसका मेथड ये होता है, ये देखिए v क्रॉस b, आपने पढ़ा हुआ है कि एक आप वर्टिकल में, आप इमेजिनेशन में एक लाइन ड्रॉ करें, एक हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करें, तो ये जिस पे मिल रही है वो आई पे मिल रही है, बाकी क्या है, बाकी ये एक्सपोज हो गई है, जब इनको हाइड करेंगे ये मिल रही आई पर है, तो ये चीजें सामने आ जाएंगी, 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 0 2 0, ये आ जाएगा हमारे पास। मैथ्स के बच्चों को तो ये पता होगा कि उन लोगों का चैप्टर नंबर 2 सारा डिटर्मिनेंट का इसका वैसे माशाल्लाह बड़ा अच्छा चैप्टर दिया है, और मैंने वो पूरा चैप्टर आपकी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का, आप वहां से उससे भी बहरामंद हो सकते हैं। आए जे पर, इससे आगे जाए जे, आपको पता है माइनस करते होते हैं जे, यानी यूं लाइन डालेंगे और यूं लाइन डालेंगे, ये दोनों कहां मिल रही है, जे पर, यूं, तो ये चीजें एक्सपोज हो जाएंगी, कौन सी, 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6 0 0 0, ये, और उसके बाद आगे मूव करते हैं प्लस, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है, के वाला, ये और ये आ गया सामने, 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 0 और ये 2 आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स अब उसके बाद इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने होते हैं, इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस से मल्टीप्लाई होता है 0, और इसको 0 से करेंगे 0 आएगा, तो ये तो क्या, इसका जे में चेक करें 0 0, ये भी क्या, के में देखें, इसको इससे करें 2 2 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6, लेकिन इसको इससे करें तो 0 आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर v क्रॉस b का आ रहा है, वो आ रहा है ये के वाला, 4 मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो गए दोनों, 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6, और के डायरेक्शन में, के कौन सी डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, आपकी z डायरेक्शन होती है हमारे पास। तो इसका मतलब हुआ कि v क्रॉस b में जो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन लग रही है वो पॉजिटिव k पे लग रही है, पॉजिटिव k का मतलब है z डायरेक्शन में पॉजिटिव आंसर आएगा हमारे पास, ये तो हमारे पास हो गया, लेकिन हमने एक्चुअली फाइंड करना था फोर्स जो कि q v b के इक्वल होगा, v क्रॉस b के। अच्छा एक बात याद रखें, जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, किसी का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, जैसे v क्रॉस b का अगर मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, ये मैं यहां फाइंड करके बता रहा हूं, तो वो होगा x का स्क्वायर, y के स्क्वायर और z के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चूंकि इसमें x भी 0 है, y भी 0 है, z दिया हुआ है, यानी x भी 0 है, y भी 0 है, z हमारे पास दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6 ही आएगा इनका मैग्नीट्यूड, लेकिन k खत्म हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में जब डालें तब डायरेक्शन ही डालते होते हैं स्टूडेंट्स। तो Q हमारे पास क्या था, Q हमारे पास था 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -6, और वो हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6।
अब हम के साथ नहीं डाल रहे क्योंकि हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में डाल रहे हैं और मैग्नीट्यूड उस तरीके से फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। 10 की पावर 6 कैंसिल हो गए क्योंकि एक माइनस एक प्लस 4 2 8 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। Dear students, after lot of hard work, we are able to finish off all these questions thoroughly, and I'm sure you have not only understood them, but I'm sure you're going to apply them in your physics exams as well. तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदाफिज चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहें, और जितनी ज्यादा खुशी हो दूसरों को शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।